जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। दोस्तों पहले 3 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और एपी के 2 वीडियोस देखे थे। आज हम एपी में 9.2 के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितने भी एग्जाम में दिखने वाले जो सीबीएसई में जो दिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में निपटाने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। एक्सरसाइज 9.2 की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहता है कि इफ सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स। एपी में जो पहले पी टर्म्स का समेशन है वो पहले क्यू टर्म्स के समेशन के इक्वल है। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q terms. Now we have to find the sum of the first p plus q terms. Find the summation of the first p plus q terms. ठीक है, किसी AP की बात कर रहा है और कहता है कि इस AP में पहले p टर्म्स को ऐड करके जो आता है वही पहले q टर्म्स को ऐड करके भी आता है। ठीक है सर, जैसे आप समझ सकते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि एक AP है 6 4 2 0 -2 और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली 2 टर्म्स का समेशन कितना है, पहली 2 टर्म्स का समेशन, तो आप बड़े इजीली कह देंगे कि पहली 2 टर्म्स का समेशन कितना है 10, राइट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का समेशन कितना है, तो आप बोल देंगे 6 4 10 2 12 0 और माइनस का 2, ये भी किसके इक्वल आ रहा है 10 के इक्वल आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना। तो सेम चीज यहाँ पर 2 4 5 ये सब ना यूज करके इसने p और q टर्म्स यूज कर रखे हैं। कहते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स। और अब मुझे समेशन चाहिए पहले p प्लस q टर्म्स के समेशन का, पहले p प्लस q टर्म्स के समेशन की वैल्यू बेटा मुझे चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, sp का फॉर्मूला बेटा हम लोग जानते हैं, sn आप लोग जानते हैं कि sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो यहाँ पर देखो sp का मतलब हो जाएगा p/2 2a प्लस p-1d और sq का मतलब हो जाएगा बच्चों q/2 2a प्लस q-1d, राइट। देखो फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दिया यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल और इस p की मल्टीप्लाई करने के अंदर देखो इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा भैया यहाँ पे, जिसका यूज बेटा हम वहाँ पे करेंगे फिर। ठीक है, तो देखो p की मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो बन जाएगा 2ap p इंटू p-1 बनेगा p² माइनस p। ओके, फिर इस q की मल्टीप्लाई यहाँ करो 2aq और q की मल्टीप्लाई इसके अंदर करो q² माइनस q, राइट। ओके सर, अब देखो इस 2ap के साथ इस 2aq को रख देते हैं, 2ap माइनस में 2aq और ये जो है p² माइनस p d के साथ रख देते हैं q² माइनस का q d इक्वल टू में 0। ठीक है सर, हमने ये भी कर लिया, 2ap के साथ 2aq रख दिया और इसके साथ हमने इसको रख दिया। ओके, अब आप देख सकते हैं 2a और 2a आ गया कॉमन, क्या बनेगा p-q। यहाँ पे आप देख सकते हैं d और ये d आ जाएगा कॉमन, हमारे पास बचेगा p² माइनस का p माइनस का q² माइनस और माइनस प्लस का q इक्वल टू में 0। ये भी हो गया सर। ठीक है, अब देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आप यहाँ पे काम करते हैं, 2a है p-q है, यहाँ d है, इस p² के साथ रखो इस q² को, p² माइनस q² और इस माइनस p के साथ रखेंगे इस प्लस के q को इक्वल टू में 0। ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है। और लो सर, अब देखिए आगे 2a p-q प्लस d और ये जो p² माइनस q² है इसकी वैल्यू क्या, आप बोलेंगे p प्लस q p-q और ये जो माइनस p प्लस q है माइनस p प्लस q, इसमें से माइनस ले लो कॉमन। सोचिए जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का p बन जाएगा
और यहाँ प्लस का क्यू है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का क्यू इक्वल टू में चल रहा है 0। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब आप देख सकते हैं p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, इस पूरे p माइनस क्यू को उठा के ले आओ बाहर, पूरे p माइनस क्यू को उठा के ले आएंगे बाहर, क्या बचेगा 2a प्लस यहाँ रहेगा d, यहाँ रहेगा p प्लस q, वो रहेगा माइनस का 1 और इक्वल टू में रहेगा 0। ठीक है, तो सर ये भी हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो फैक्टर आ रहे हैं, एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा। आप एक बार इस p माइनस क्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी q। ये तो संभव नहीं है भैया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था p q, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि s2 और s5, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि 2 और 5 इक्वल होंगे, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो सेम चीज अगर sp sq के इक्वल है तो p और q इक्वल नहीं होंगे भैया, वो तो रिजेक्ट कर दो। बचा क्या 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1, ये 0 के इक्वल आ गया भाई। ओके सर, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना क्या है भाई, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था समेशन ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। Sn है ना, इसको कंपेयर करो इसके साथ n p प्लस क्यू, तो जहां पर भी n है वहां पर p प्लस क्यू रख दो। एक तो p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d, p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d और p प्लस क्यू बाई 2, और इस पूरे की वैल्यू तो दोस्तों कितनी है हमने अभी निकाली, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा भाई, फाइनल आंसर हमारा आएगा 0 के इक्वल। तो दोस्तों ये था एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखना। हम अब चलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ, एक इजी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भाई कि insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। देखो भाई क्या बोला गया, 8 और 26 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करो, नंबर्स, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। कितने नंबर इंसर्ट किए, 5 नंबर इंसर्ट किए। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं इन जो हमने इंसर्ट किए, इंसर्टेड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। ठीक है, अब सोचिए, कहता कि भैया ये, अब देखो 5 तो ये रहे और 1 और 2, कुल मिला के अब टर्म्स कितनी होगी यहां पे, सोचो भाई टर्म्स कितनी होगी। टर्म्स, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी है, ये छठी है और ये सातवीं है। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए भैया, टोटल टर्म्स, तो आप कहेंगे भैया 2 तो पहले थे ही, उसके बीच में 5 और आ गए, तो कुल मिला के कितनी टर्म्स है मेरे पास, 7 टर्म्स है। ये हमारे लिए n है भैया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है 8। अच्छा, लास्ट टर्म, टोटल टर्म कितनी है 7, टोटल टर्म कितनी है 7, 7वीं टर्म ही तो लास्ट टर्म होगी। शब्दों को गौर करना जरा, टोटल टर्म्स कितनी है 7, 7वीं टर्म ही हमारी लास्ट टर्म होगी, तो लास्ट टर्म यानी कि A7, और वो किसके इक्वल है भाई, 26 के इक्वल है। ठीक है, ओके सर। अब देखो A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D, राइट। और अब इसमें देखो A की वैल्यू कितनी, आप बोल देंगे 8, 26 के इक्वल, 6D, 26 से माइनस करेंगे 8 बन जाएगा 18, और यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, D की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें AP चाहिए, AP, हमें AP चाहिए, तो AP देखो 8 तो था ही, ओके, पर सेकेंड टर्म जो हमारी होगी उस 8 में बेटा हमें 3 प्लस करना पड़ेगा, 11, 14, 17, 20, 23 और लास्ट ऑफ 26। तो ये वो टर्म्स है जो हमने इंसर्ट करी होंगी 8 और 26 के बीच में, 8 और 26 के बीच में ये 5 नंबर्स मेरे को लिखने पड़ेंगे, तब जाके भाई आपकी AP बनने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। अच्छा, इस चीज को याद रखें ना,
2 टर्म पहले से थी, 5 हमने और बीच में ऐड कर दी, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? टोटल टर्म्स हो जाएंगी 7, राइट। और 7वीं टर्म ही लास्ट टर्म होगी, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आसान था, ये पेपर में नहीं देखेगा, ठीक है, लेकिन कम चांसेस हैं इसके, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया जिसके चांसेस ज्यादा हैं, हम आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों आप लोग 16, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए कहता है कि बिटवीन 1, ध्यान से समझिएगा, बिटवीन 1 and 31, 1 और 31 के बीच में क्या किया हमने? m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। सर ध्यान से सुनिए, 1 और 31 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट किए? m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। जैसे पिछले क्वेश्चन में 8 और 26 के बीच में हमने पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, तो यहाँ तो 5 बोल दिया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, बट यहाँ पर ये नहीं बोला कितने हैं, बोल दिया हाँ m है भैया। अब m तो 10 भी हो सकता है 10 नंबर इंसर्ट किए हो सकता है 20 नंबर इंसर्ट किए हो सकता है 14 नंबर्स इंसर्ट किए हो भैया, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम भाई कितने नंबर्स इंसर्ट किए हैं, तो जो भी है भैया इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? पहला नंबर मान लेते हैं A1 जो हमने इंसर्ट किया, दूसरा नंबर जो हमने इंसर्ट किया, तीसरा, चौथा, ऐसी लास्ट नंबर कौन सा है? mth नंबर, उससे पिछला क्या रहा होगा? m-1th नंबर। जैसे हम लिखते हैं ना A1, A2, A3, A4, A5, तो A5 से पहले वाला क्या है? आप बोलेंगे 5-1, 4। इससे पहले वाला क्या है? 5-2, है ना, ऐसी। तो ऐसी इस m से पहले वाला क्या रहा होगा, तो आप क्या बोल देंगे? m-1। तो ये m नंबर्स है, दीज आर m, इसको यहाँ से लिखते हैं ऊपर से, दीज आर दी m नंबर्स दैट वी हैव इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो 1 है, क्या मैं इसको पहली टर्म बोल सकता हूँ? दिस इज माई फर्स्ट टर्म, राइट। AP की बात करें, ठीक है, तो ये पहली टर्म है, पहली टर्म। जो फर्स्ट नंबर हमने इंसर्ट किया था वो टर्म तो कौन सी है? दूसरी है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? टर्म कौन सी भैया? कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है। दिस इज माई थर्ड टर्म, दिस इज माई फोर्थ टर्म। जो फर्स्ट नंबर था वो सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड नंबर हमने इंसर्ट किया वो थर्ड टर्म है। AP में उसको क्या स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला भाई। बात समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है, जो तीसरा नंबर हमने इंसर्ट किया उसको स्थान कौन सा मिला है? कौन सी टर्म बन रहा है बेटा? टर्म चौथी है। बात समझ में आ रही है? और ये समझ लीजिए भैया कि हमारा एक बंदा यहाँ लाइन में लगा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब हमने भैया एक बंदा अपनी तरफ से भेज दिया, एक यहाँ पे और भेज दिया, और एक यहाँ पर भी भेज दिया भैया हमने, ठीक है। तो देखो ये बंदा तो पहले से यहाँ खड़ा था, एक बंदा भी पहले से इधर खड़ा था, ठीक है। अब ये आदमी हमने लाइन में खड़ा किया, ये पहला आदमी है जो हमने लाइन पे खड़ा किया, ये दूसरा आदमी है जो हमने लाइन में खड़ा किया, ये तीसरा आदमी जिसको हमने लाइन में खड़ा किया है, ठीक है। बट अगर मैं लाइन की बात करूँ, लाइन में ये फर्स्ट पर्सन है, लाइन में ये कौन है? सेकेंड पर्सन है। जो हमारा पहला बंदा जिसे हमने लाइन में भेजा वो हमारा तो पहला बंदा है, लेकिन उस लाइन के हिसाब से वो टर्म कौन सी है? दूसरी है। तो ऐसे मेरे दोस्तों ये 1 पहले से यहाँ पे है, ये वो पहला बंदा है जिसको हमने यहाँ पे खड़ा किया, लेकिन एक्चुअल में इसको जो रोल नंबर मिला है भैया वो क्या मिला है? सेकंड रोल नंबर मिला है, ठीक है। तो जरा आप समझो, देखिए जरा, जो पहला नंबर हमने इंसर्ट किया वो टर्म दूसरी, जो दूसरा नंबर हमने इंसर्ट किया वो टर्म तीसरी, तीसरा नंबर हमने इंसर्ट किया वो टर्म चौथी। यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है, एक ज्यादा। यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 4 लिखा है, एक ज्यादा। सोचो ये कौन सी टर्म होगी? इसमें एक जोड़ो भैया, ये mth टर्म होगी। ये कौन सी टर्म होगी? ये m+1th टर्म होगी। ये कौन सी टर्म होगी? ये m+2th टर्म होगी। जरा समझो भैया, फर्स्ट टर्म क्या है भैया? फर्स्ट टर्म है 1। जो टोटल टर्म्स है भैया, टोटल टर्म्स कितनी है भाई? तो तुम बोलोगे 2 तो पहले से थी ही यहाँ पे, और हमने कितनी इंसर्ट कर दी? m। तो टोटल हो गया भैया m+2।
2, ठीक है। टोटल टर्म्स कितनी, m+2, और लास्ट टर्म यही टर्म होगी भैया, am+2, m+2th टर्म विल बी द लास्ट टर्म, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे पिछले क्वेश्चन में भी टोटल टर्म्स थी 7 और 7वीं टर्म ही लास्ट टर्म होगी, ऐसी टोटल टर्म्स कितनी, m+2, और ये m+2th टर्म ही हमारी लास्ट टर्म होगी, ठीक है सर। अब देखिए फॉर्मूला होता है इसके लिए, a प्लस m+2 माइनस का 1d इक्वल टू 31, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 31, a की वैल्यू इज 1, m+1, 31 से माइनस करेंगे 1 बनेगा 30, और m+1d, और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 30/m+1, ठीक है बॉस, इतना हो गया। चलो ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को ना आगे पढ़ते हैं यार, क्वेश्चन तो मैंने आगे तो पढ़ा ही नहीं, बस खाली भी इसको ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। अब समझिएगा, कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द 7th एंड m-1th नंबर, मेरे दोस्तों नंबर क्या है, ये नंबर इनकी बात कर रहा है जिन्हें हमने इंसर्ट किया था, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, टर्म की बात नहीं कर रहा है भाई, नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं सर, 7th और m-1th नंबर का रेशियो करके कितना, 5:9, बच्चे ऐसे कर देते हैं। बट भाई ये तो तुमने 7वीं टर्म लिख दी, टर्म थोड़ी बात कर रहा है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला था, बिटवीन 1 and 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, और उन नंबर में जो 7वीं नंबर होगी और जो m-1th नंबर होगी उनका रेशियो क्या है भाई, जो नंबर हमने इंसर्ट किए उनमें जो 7वां नंबर है और जो m-1th नंबर है उनका रेशियो दे रखा कितना, 5:9, ठीक है दोस्तों। अब जरा सोचो, जो 7वीं नंबर हमने इंसर्ट करी वो एक्चुअल में टर्म कौन सी रही होगी, आप बोलेंगे एक ज्यादा, जैसे दूसरा नंबर तीसरी टर्म, तीसरा नंबर चौथी टर्म, 7वां नंबर 8वीं टर्म, m-1th नंबर mth टर्म, और इसका रेशियो कितना भाई, 5:9, राइट। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, और a8 का मतलब होता है a+7d, am का मतलब a+m-1d, दिस इज 5/9, राइट। और a की वैल्यू है हमारे पास 1, d की वैल्यू है दोस्तों 30/m+1, 30/m+1, 5/9, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, m+1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, m+1 की मल्टीप्लाई 1 से भी हो जाएगी, 30 × m -30, जो एलसीएम जो डिनोमिनेटर में m+1 आया होगा वो यहाँ के m+1 से कट गया होगा भैया, ये शॉर्टकट में मार रहा हूँ। अब ये कैलकुलेशन है भाई, ये तो तुम कर ही सकते हो खुद से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुम कर सकते हो, इसको जल्दी से निपटा देते हैं। देखो इसमें ये बन जाएगा m जमा 211 अपॉन में 31m और 1 और 29 इक्वल टू 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 9m, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और 1899 प्लस 145 2044, 155 माइनस 9m 146m, और m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो देख लेना कैंसिल करके क्या आ रहा है, जो भी आंसर आएगा वही हमारे m की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप लोगों ने जरूर देखना है, ठीक है। मैं इसको अभी करवा चुका हूँ, एक बार आप इसकी अच्छे से दोबारा से प्रैक्टिस जरूर करना भाई, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे भैया, अब हम चलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ कह सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं कराया था, अर्थमेटिक मीन। देखिए होता क्या है ना दोस्तों, जब भी किसी एपी की हम बात करते हैं, जब भी हम किसी एपी की बात करते हैं तो देखो होता क्या है, जैसे एपी में फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 3 टर्म अगर है, ठीक है। तो ये जो बीच वाली टर्म होती है ना, इस बीच वाली टर्म को बोला जाता है अर्थमेटिक मीन,
अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। ठीक है, अब इस अर्थमेटिक मीन की खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि जो अर्थमेटिक मीन है इसकी वैल्यू जो आती है ना वो इसके और इसके समेशन के हाफ के इक्वल होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ 2, 5, 8, बताओ AP बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बोलेंगे बन रही है, तो देखो 2 में प्लस करो 8, उसे कर दो आधा, तो आप क्या बोल देंगे? 10/2, आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये 5 जो है, दिस 5 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 8। बात समझ में आ रही दोस्तों? ये 2 और 8 का क्या है? अर्थमेटिक मीन है। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी बोले अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में बोला करेंगे AM। तो दोस्तों जैसे मैं बोलूँ A फिर B, तो याद रखिए बीच में कौन होता है? बीच में निवास करते हैं कौन? हमारे अर्थमेटिक मीन। ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट में प्लस कर दो थर्ड को, उसे कर दो आधा। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 10, 2 और 10 का अर्थमेटिक मीन क्या है भाई? तो देखो यहाँ पे A हमारे लिए 2 है, B हमारे लिए 10 है। तो जो अर्थमेटिक मीन होगा मेरे दोस्तों, 2 में प्लस कर लेंगे 10, उसे कर लेंगे आधा, तो 10 जमा 2 12, 12 का आधा 6, या बन के लिए क्या आ गया? ये अर्थमेटिक मीन आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखो AP बन जाएगी 2, 6 और 10, यानी ये 6 इनके बीच में है भाई। ठीक है, चलिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 मार्क कर लीजिए भैया। कहता है कि इफ A की पावर में n प्लस B की पावर में n अपॉन A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n माइनस 1, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B. This is the arithmetic mean of A and B. Now find the value of n. Find value of n. ठीक, याद रखने वाला क्वेश्चन भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखिएगा दोस्तों, बोलता है कि A और B का जो अर्थमेटिक मीन है, देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? A प्लस B/2। कहते हैं ये जो अर्थमेटिक मीन है ना वो किसके इक्वल है? वो इसके इक्वल है। ठीक है दोस्तों, कहता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के इक्वल है। ओके, कहता है अब हमें इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ऐसा है ना, इसको सिंप्लीफाई वगैरह करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें A प्लस B की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे। ओके, ठीक है सर। नाउ इस A की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस A की मल्टीप्लाई B से करेंगे, फिर B की मल्टीप्लाई A से करेंगे, फिर B की मल्टीप्लाई B से करेंगे, 2an प्लस 2bn। राइट, ये कर लिया भाई। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये A और ये A जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे अगर कभी लिखा हो x² इंटू में लिखा हो x³, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? x की पावर 5 लिखते हो ना, तो होता क्या है? ये 2 और 3 प्लस हो जाते हैं भाई, ऐसे तो होता है। राइट, तो यहाँ पर भी देखो क्या है, इस 1 में जब प्लस करोगे n-1 तो 1 से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा? A की पावर n। ये तो ऐसे ही रहेगा यार, ये भी ऐसे रहेगा, और यहाँ पर ये 1 में n-1 प्लस करोगे तो 1 से 1 घट जाएगा, ओनली बचेगा B की पावर n, 2an प्लस 2bn। ओके, अच्छा अब देखो a(bn-1), b(an-1), इस 2an से माइनस करो ये an वहाँ जाके उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस 2bn से माइनस करो ये bn, ये वाला bn, ये b की पावर n बन जाएगा। ठीक है सर, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ से जरा थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ b की पावर में n-1 है, यहाँ b की पावर में n है, इसको ना उसके साथ भेज दो,
और इसको इसके साथ भेज दो। यानी यहाँ पे क्या है बी ए एन माइनस वन माइनस में ए की पावर एन, राइट में क्या है बी की पावर एन माइनस में इसको भेज दो उस साइड ए बी एन माइनस वन। ठीक है, अगर ध्यानपूर्वक देखना भाई, यहाँ पे जरा समझना आप लोगों ने। मैंने अब तक क्या किया है, मैं इस बी एन को मैंने बी एन को वहीं रहने दिया, लेकिन इस बी एन के साथ मैं इसको ले आया हूँ, इसको मैंने उसके साथ भेज दिया, और इसको मैंने लेफ्ट में ही रहने दिया, और इस ए एन को मैं उठा के लेफ्ट में ले आया, माइनस में एन आ गया। राइट, अब जरा देखना क्या आपको इसमें और इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कॉमन तो बहुत से बच्चे बोलेंगे शायद सर हमें तो नजर नहीं आ रहा। भाई है, कॉमन है। यहाँ पावर में n माइनस वन है और वहाँ पावर में n है। ये छोटा नंबर है, वो बड़ा नंबर है, ये समझ लो। ये x क्यूब है और वो x की पावर 4 है, ये सीन है कुछ। ठीक है, ये समझ लो। अगर ये b a की पावर 4 है तो समझ लो a की पावर 5 है। तो आप क्या बोलोगे, a की पावर 4 कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा ना, सही बात है। ऐसे करिए ए एन माइनस वन और वो n है, तो जो छोटा नंबर वो कॉमन आता है। अगर फिर भी नहीं नजर आ रहा कॉमन, तो भाई देखो मैं तरीका दिखाता हूँ। ए एन माइनस वन, ये जो n है इससे आप लिखो n माइनस वन और n2 में a। बताओ इसको ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हो? अब भाई क्यों नहीं लिख सकते यार, ए एन माइनस वन और a जब बेस सेम होते पावर ऐड होकर क्या बनती है, ए एन ही तो बनेगा। तो यानी जो a की पावर n है उसको ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे मेरे दोस्तों जो b की पावर n है, n माइनस वन और b एक अलग से लिख दो, क्योंकि अगर मैं बोलूँ b की पावर n माइनस वन की मल्टीप्लाई अगर आप b से कर दोगे तो आना तो b की पावर n ही है ना। अभी यहाँ देखो, तुमने इसकी जगह ये लिखा था तो इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हो भाई। तुमने इसकी जगह ये लिखा था तो इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हो ना। तो मैंने a की पावर n की जगह ये लिख दिया दोस्तों यहाँ पे, राइट। और इस बी एन की जगह मैंने ये लिख दिया। और आगे क्या चल रहा है, ए बी एन माइनस वन। और अब देखो भाई, अब कॉमन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बोलेंगे आ रहा है भैया कॉमन नजर। ए की पावर एन माइनस वन, यहाँ बचेगा बी माइनस में ए, यहाँ पे बी की पावर में एन माइनस वन, यहाँ बचेगा बी माइनस में ए। और आप देख सकते हैं ये हो गया इससे स्वाहा स्वाहा। ठीक है, तो अब देखो क्या रह गया यहाँ पे, ए की पावर एन माइनस वन, वहाँ जो भी बच रहा है उसको उठा के भैया इसके साथ भेज दो, नीचे ले आओ उसको, वहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा ओनली। ठीक है, अब जरा ये वाला स्टेप देखिएगा, ए बाय बी। देखो दोनों की पावर क्या सेम है ना, तो पूरे की पावर कॉमन भैया, एन माइनस वन कॉमन मैंने बाहर लिख दिया इसको। अब सोचो किसी भी नंबर की पावर, पॉजिटिव नंबर अगर कोई अगर है या नेगेटिव भी है, तो इसकी पावर ऐसे में क्या रखूं कि आंसर वन बन जाए। तो आप बोल सकते हैं 2 की पावर 0 रख के आंसर 1 बनता है, 3 की पावर 0 रख के आंसर 1 बनता है, a की पावर 0 रख के आंसर 1 बनता है। तो मेरे दोस्तों ये जो n माइनस वन है, उस n माइनस वन को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अगर दिक्कत हो रही है भाई तो एक काम करो, जो 1 है ना उसको a बाई बी लिख दो, पर a बाई बी ऐसे नहीं लिख सकते वरना 1 नहीं आएगा। इसकी पावर क्या लिख दो, a बाई बी की पावर 0, तो बनना क्या भाई, 1 ही तो बनना है। अब कंपेयर करो, n माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कंपेयर किया और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों, n की वैल्यू आ गई है मेरे दोस्तों 1 आ गई है। ठीक है, तो देखो ऐसा है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं लंबा लेके गया क्योंकि मैंने एक दो स्टेप फालतू कर दिए। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है जब मैं शॉर्टकट मार देता हूँ, तो इसलिए दोस्तों मैं इसको पूरा तरीके से मैंने किया है। तो ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाता है समाप्त। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, अब शुरू करेंगे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 9.2 की बात हो रही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। देखिए जब हम बात करते हैं पॉलीगन की, तो मेरे दोस्तों पॉलीगन यहाँ पर ये ट्रायंगल भी हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ठीक है, ये पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। मतलब जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलीगन की बात कर रहे हैं। पॉलीगन मतलब एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 2 से ज़्यादा साइड्स हैं। 3 साइड होंगी तो ट्रायंगल, 4 साइड होंगी तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड तो पेंटागन, 6 पे हेक्सागन, तो इस तरह से चलता रहेगा।
ठीक है। तो ऐसी कोई भी क्लोज फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 2 से ज़्यादा होंगी तो वो हमारे लिए क्या होती है, पॉलीगन होती है। पॉलीगन की खास बात होती है कि अगर मान लो इसमें इफ देयर आर n साइड्स, अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n, तो याद रखिए इसके सभी इंटरनल एंगल का जो समेशन होता है वो 180 n-2 के इक्वल होता है। एंगल का सम, जैसे अगर मैं बोलूं ट्रायंगल में साइड कितनी होती हैं, 3 साइड होती है ना, तो n की जगह 3 पुट कर दो, 180 3-2, आंसर कितना आ जाएगा 180। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन भी 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स 1 2 3 4, तो 180 4-2 और आपका आंसर आ जाएगा 360। और इन चारों एंगल का जो सम है वो भी 360 होता है। पेंटागन 5 साइड तो 5-2 5-2 3, 180 इंटू 3 540। तो ये इस तरह से चलता है भाई। तो पॉलीगन में जो भी इंटरनल एंगल होते हैं उन सभी के समेशन की जो वैल्यू होती है वो 180 इंटू में n-2 होती है, और जहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पॉलीगन की बात कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। जो सबसे छोटा एंगल है मेरे दोस्तों, सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री का है। अब हर दूसरा एंगल 5-5 डिग्री बढ़ता रहेगा। जो डिफरेंस है भैया वो 5-5 का है, यानी अगला एंगल 125 का होगा, उसका अगला एंगल 130 का होगा, एंड ऐसे चलता रहेगा। ऐसे कितने एंगल तक चलेगा, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होती है ना, तो एंगल भी तो 3 ही होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हैं तो एंगल भी कितने हैं भाई, 4। पेंटागन में 5 साइड, 1 2 3 4 5, तो एंगल भी 5। जितनी साइड्स उतने एंगल, ठीक है। मान लेते हैं लेट देयर आर n साइड्स इन द पॉलीगन। मान लेते हैं कि वो जो पॉलीगन है उसमें कुल मिला के n भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा भैया, अप टू चलेगा n टर्म्स तक चलेगा। और देखिए इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो आपको मालूम है एक पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का जो समेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 n-2 के इक्वल आ जाएगा मेरे दोस्तों, राइट। ठीक है सर। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। एक एपी बन रही है, एपी में फर्स्ट टर्म मालूम है 120, कॉमन डिफरेंस मालूम है 5, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ही, ठीक है। और समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d, और वो है किसके इक्वल, 180 n-2 के इक्वल, n/2 2, a की जगह मेरे दोस्तों 120, n-1, d की जगह दोस्तों 5, और ये 180 इंटू n माइनस में 360 आ जाएगा। और उसके बाद n 240 5n - 5, इस 2 की मल्टीप्लाई उस तरफ कर दो तो जाएगा 360n माइनस में 720, राइट। और देखो 5n इंटू n विल बी 5n का स्क्वायर, और 240 माइनस का 5 235 इंटू n 235n माइनस का 360n प्लस का 720 इक्वल टू 0, और 5n स्क्वायर 235 माइनस 360 आई थिंक मैंने 125 प्लस का 720 इक्वल टू 0, और पूरी इक्वेशन को तुम 5 से डिवाइड कर दोगे तो n स्क्वायर माइनस 25n और 5 × 5 5 20 और 5 20, ठीक है। तो 16 और 9 आई थिंक इसके फैक्टर बन जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसको सॉल्व करके आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन जो कि NCERT 9.2 में तो नहीं है बट ये आपकी मिसलेनियस में है मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 करवा रहा हूँ, मिसलेनियस का क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी, क्योंकि देखो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इस वीडियो में मैं आपको एपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। मिसलेनियस का क्वेश्चन भले हो लेकिन मैं इसको 9.2 वाले वीडियो में ही कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे कहता है कि 150 वर्कर्स वर इंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। किसी काम को करने के लिए ना मैंने 150 लोग लगाए थे कि भैया
150 लोग को हायर किया और उनको बोल दिया कि भाई एक काम करो, तुम इस ये जो भी टास्क है इसको पूरा कंप्लीट कर दो। अब वो टास्क कुछ भी हो सकता है कोई घर बनाने का कोई कंस्ट्रक्शन काम हो, ठीक है जी, या फिर कुछ और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। पर जो भी है उस काम को कंप्लीट करने के लिए मैंने कितने लोग लगाए, 150 लोग लगाए, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट 150 वर्कर्स कैन complete the work, they can complete the work in n days, ठीक है। ये लोग n दिनों में पूरे काम को खत्म कर देंगे, सही बात है। अब देखो जब हम ये वर्क वाले क्वेश्चन करते हैं ना यार, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक एजम्पशन होती है कि भैया जितने भी आदमी तुमने काम करने के लिए लगा रखे हैं सब इक्वल काम करते होंगे, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ये भैया ताकतवर है तो ये ज़्यादा काम करेगा या फिर पतला ही कम काम करेगा। भैया वैसे तो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में भले उसका फर्क पड़ता हो, लेकिन हाँ फिलहाल ये मैथ्स के जो क्वेश्चन हमारे आया करेंगे ना, हम मान के चलेंगे कि भैया सब लोगों की एफिशिएंसी एक जैसी है, राइट। अगर कुछ अलग से इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो फिलहाल इसने बोला 150 लोग हमने काम पर लगाए, ठीक है। तो और वो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, n दिनों में। एन अभी 10 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या मान लिया n डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ एक आदमी एक दिन में कितना काम करता होगा, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता होगा। तो भैया ऐसे है ना, उसको हम कुछ वैल्यू कुछ यूनिट में नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि भैया मैं एक दिन में अगर मुझे कुछ पढ़ाई लिखाई वाला काम दिया जाए ना, तो मैं मैथ्स के एक दिन में 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो इस 10 क्वेश्चन को आप क्या बोल सकते हो, ये 1 यूनिट के इक्वल है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने इस हफ्ते में ना 50 क्वेश्चन किए, तो सोचो मैंने कितना यूनिट काम किया। तो 10 क्वेश्चन को हम 1 यूनिट बोल रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन को कितने यूनिट बोल देंगे, 5 यूनिट बोल देंगे ना। ऐसे ही बेटा हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं अपने वर्क को कि हाँ भैया इतना काम अगर हम कर लेंगे तो उसको 1 यूनिट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे हम सेल्स की बात करते हैं कि भैया किसी मार्केटिंग कंपनी ने अपने जो उनके सेल एग्जीक्यूटिव हैं उनको बोल रखा है कि भैया तुम अगर 50,000 की सेल करोगे, 50,000 की सेल, तो उसको हम 1 यूनिट मानेंगे, ठीक है। तो 50,000 की सेल पर 1 यूनिट, अगर किसी एक आदमी ने उनको 2 लाख रुपए की सेल करके दे दी, तो 50,000 50,000 50,000 50,000, यानी उस सेल्समैन ने कितना काम करके दिया, 4 यूनिट वर्क करके दिया भैया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो सेम चीज अलग अलग फील्ड में 1 यूनिट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए 1 यूनिट की डेफिनेशन 10 क्वेश्चन थी, किसी और के लिए 1 यूनिट की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है दोस्तों। तो फिलहाल मेरे दोस्तों ये इस कंस्ट्रक्शन वर्क में बेटा मैंने जो भी आदमी लगा रखे हैं उसमें हर एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है जरा देखिएगा। लेट कर लेते हैं, लेट वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, जो भी काम करता है उसको मैंने क्या बोला, वो 1 यूनिट वर्क है। अच्छा सोचो, वर्क डन बाय, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 150 आदमी एक दिन में कितना काम करते होंगे। तो आप क्या बोल दोगे, 150 यूनिट। हर आदमी सेम इक्वल काम करता है ना। एक आदमी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करे तो 150 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 150 यूनिट काम करेंगे। अब सोचो टोटल वर्क करना कितना है भाई, टोटल वर्क है कितना। पहले दिन काम हुआ होगा, 150 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन काम हुआ होगा, फिर से 150 लोगों ने काम किया, तीसरे दिन भी काम हुआ होगा, 150 लोगों ने काम किया। ये काम कितने दिन तक चला भाई, अप टू n डेज तक। तो सोचो 150 ऐसे कितने दिन तक, n डेज तक। सोचो अगर मान लो काम 2 ही दिन तक चलता तो टोटल कितना काम करना होता, 150 जमा 150, 300 यूनिट काम। अगर 3 दिन तक काम चलता तो 150 इंटू 3, 450 यूनिट काम। अगर 4 दिन तक काम चलता तो 150 इंटू 4, 600 यूनिट काम। लेकिन ये काम कितने दिन तक चला, n डेज तक चला भाई। तो मैं क्या बोल दूंगा, 150 इंटू n, इतना यूनिट काम आपको कंप्लीट करना है भाई। कितने दिनों में, n दिनों में काम कंप्लीट करना है। मैं मान के चल रहा हूं इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। 150 लोग n दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, ऐसा मैंने लेट किया है। और एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 150 आदमी एक दिन में
150 यूनिट काम करते होंगे। अब हर रोज पहले दिन भी 150 लोगों ने काम किया, इतना यूनिट्स तो ऐसे 150 हर रोज 150 यूनिट काम हुआ, कितने दिन तक? एन डेज तक। तो टोटल वर्क ही हो गया भाई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ना आगे एक ट्रेजेडी होगी भाई, एक मजाक सा हो गया। मजाक क्या हो गया? कहता है कि 4 वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ क्या? भैया काम करने के लिए लोग आए, लेकिन हर रोज 4 लोग कम आए। यानी कि पहले दिन कितने लोग आए? 150 लोग आए, तो 150 यूनिट काम हुआ होगा, पहले दिन में इतना काम हो गया। फिर दूसरे दिन ना 150 लोग नहीं आए, 4 बंदे गांव चले गए अपने, कह रहे भैया अब यहां नहीं रहना, दिल्ली में चले गए भैया अपने गांव। कितना? 146 यूनिट, 4 लोग कम हो गए, 146 ही लोगों ने काम किया। एक आदमी 1 यूनिट काम करता है, 146 आदमी कितना काम करेंगे? 146 यूनिट काम करेंगे। ऐसे फिर तीसरे दिन 142 यूनिट काम हुआ, ऐसे काम चलता रहा। हर रोज 4 लोग काम खत्म करते, काम छोड़ते रहे भैया। पहले जो काम कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए था? एन डेज में खत्म हो जाना चाहिए था। अब बताओ क्या एन डेज में काम खत्म हो पाएगा? वर्कर भैया, मजदूर तो इतना आ ही नहीं रहे, तो काम पूरा कैसे हो पाएगा? तो देखो इसने एक बात बोली कि काम अब थोड़ा ज्यादा दिनों में हुआ है। कहता है कि इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। अब भैया जो काम है पहले जो एन डेज में खत्म हो रहा था, अब एन डेज में खत्म नहीं होगा। अब n+8 टर्म्स तक भैया ये कहानी चलने वाली है। अब ये कहानी सिर्फ n डेज तक नहीं चलेगी। अगर रोज 150 लोग काम करते तो n डेज तक चलती, लेकिन तुम 4 लोग काम करते जा रहे हो, तो अब 8 दिन ज्यादा लगेंगे भैया। पर हाँ, जो भी है काम खत्म होगा जरूर। काम खत्म कब हो जाएगा? जिस दिन इन सब का समेशन, इन सब का टोटल किसके इक्वल आ जाए? 150 n के इक्वल आ जाए, तो हम मान लेंगे भैया काम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, खल्लास हो गया है। बस मेरे दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझानी थी। ये अगर हो जाए ओवर, अब इसमें बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क है। इसको दोबारा देखिए, अगर रोज 150 लोग काम करते तो एक दिन में एक आदमी 1 यूनिट काम करता है। एक दिन में 150 आदमी 150 यूनिट काम करते हैं, और 150 आदमी n डेज में 150 n काम करते हैं। वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, वर्क डन बाय 150 मैन इन 1 डे, वर्क डन बाय 150 मैन इन n डेज। दिस इज टोटल वर्क, राइट। ये n डेज में टोटल वर्क है, ठीक है। अब अगर ऐसा ना हो, पहले दिन 150 लोग काम करें, दूसरे दिन 146 लोग, तीसरे दिन 142 लोग, डॉट 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 डॉट, लेकिन पहले जो काम n डेज में खत्म हो रहा था, अब वो n डेज में नहीं, अब वो 8 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। और लेकिन जो भी है बेटा, काम कंप्लीट हो रहा है भाई। बात समझ आ रही दोस्तों? मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे इसके लिए देखो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि भैया मैंने ना किसी काम को ख़त्म करने के लिए ना 5 लोग लगा रखे थे। कितने? 5 लोग। उन लोगों ने बोला कि हम 3 दिन में काम खत्म कर देंगे, 3 दिन में खत्म कर देंगे पूरा। तो यानी टोटल काम करना था कितना? 15 यूनिट काम। लेकिन देखो हुआ क्या, पहले दिन आए 5 लोग, दूसरे दिन आए 4 लोग, तीसरे दिन आए 3 लोग, चौथे दिन आए 2 लोग, और 5वें दिन एक ही बंदा आया। 5वें दिन एक ही बंदा आया। 5 4 9 3 2 14, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। बताओ भाई, काम तो कंप्लीट हो ही गया ना। लेकिन हाँ, पहले जो 3 दिन लग रहे थे, अब 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए बस। तो बस वही फिल्म यहाँ पर है भैया, पहले जो n दिन में खत्म हो रहा था, अब n+8 डेज में खत्म हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बस कैलकुलेशन बता देता हूँ। एपी बन रही है भाई, एपी में फॉर्मूला होता है, देखो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है 150, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? कॉमन डिफरेंस है -4, डिक्रीज हो रहा है ना। और टोटल टर्म्स कितनी है भाई? टोटल टर्म्स है n+8, ठीक है। समेशन का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? समेशन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और d इज -4। अब वो किसके को लग दोगे? 100
50n के इक्वल होता है। समेशन का फॉर्मूला ये होता है ना भाई कि Sn निकालना हो तो n/2 2a प्लस n-1d। तो n की जगह बेटा मैं n+8 लिखूंगा, n+8। a की जगह मैं 150 लिख दूंगा, n की जगह मैं फिर से n+8 लिखूंगा, -1 और d की जगह मैं -4 लिख दूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे भाई इसको, स्पेस की भी कमी हो रही है भाई, देखो बोर्ड भी छोटा पड़ गया है। n+8 ठीक है, 300 -4 इंटू n, 8 से 1 7, 7 इंटू 4 -28, और ये जो 2 डिनोमिनेटर में उसकी मल्टीप्लाई 150 से कर लो, मिल जाएगा 300n। तो n+8 और 300 -28 272 -4n बराबर में 300n। तो यार मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। अच्छा इसमें देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। यहाँ डिवाइड करोगे तो 4 6 24, 4 32 -n, और यहाँ पे 175 है। और अब इसको n इंटू 68 -n² प्लस 8 8 64, 6 8 6 48 और 6 54, और माइनस का 8n, और ये बन जाएगा माइनस का n²। 68 से 8 के 60 -75, माइनस का 15n प्लस का 500, 44 = 0। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है भाई, ये तुम जानते हो। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे यार। फैक्टर 544 के फैक्टर जैसे 15 आ जाए, 544 की कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 36, 2 6 12, 2 8 16, 4 17 64, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 17, हाँ आगे भाई 32 -17 544, n+32, तो भाई n की वैल्यू आ गई 17 और n की वैल्यू आ गई -32। -32 तो हो नहीं सकता, तो n = क्या आ गया 17। यानी कि पहले ये काम 17 डेज में खत्म हो जाता अगर रोज 150 लोग काम करते। रोज 150 लोग अगर काम करते तो भैया इसने 17 दिन में खत्म हो जाना था, राइट। लेकिन 8 दिन एक्स्ट्रा लग गए। अब तो टोटल डेज कितने लगे, टोटल डेज 17 + 8, आपका आंसर आ जाएगा 25। अब ये काम 25 दिनों में खत्म होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर होती है हमारी एपी समाप्त। बच्चों इस वीडियो में मैंने एपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एनसीईआरटी में जो भी अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं शुरू करवाऊंगा जीपी, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो वो भी आप देख ही रहे हैं कि भैया मैं डेली एक एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको पूरा कंप्लीट देखते रहा कीजिए, और अच्छा अगर आप लोगों को लगता है तो यार अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया करो। यूट्यूब की तरफ से तो रिकमेंडेशन कम ही आ रहा है, ठीक है। आप लोग ही अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया करो, और इसके जरिए आप मुझे इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और आप सभी बच्चों के लिए, अनअकैडमी के द्वारा 28 और 29 नवंबर को एक 2 दिन का कैरियर क्वेस्ट आप सभी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर काउंसलिंग सेमिनार आप इसको कह सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे आपका होटल मैनेजमेंट में हो, अकाउंट्स में हो, या फिर इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में क्यों ना हो, मेडिकल लाइन में हो, डिफेंस में हो, इनमें से कहीं पर भी अगर आपका इंटरेस्ट है दोस्तों, या फिर किसी और भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट को कैसे, अपने हॉबीज़ को, अपने पैशन को कैसे आप अपना कैरियर बना सकते हो, तो उसमें अनअकैडमी आपकी हेल्प करने वाली है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी इस एज में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है और कैसे जाना है। ज़्यादातर बच्चों को तो आंसर ये रहता है ना कि हमें मालूम ही नहीं कि हमने करना क्या है। तो दोस्तों इसमें अनअकैडमी आपकी हेल्प कर सकती है। तो 28 और 29 नवंबर का 2 दिन का फ्री सेमिनार है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है दोस्तों, इंटरेस्टेड क्या है यार, देखो फ्री में अगर मिल रहा है आपके फ़ायदे की चीज़ें तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और लॉकडाउन में तो घर पे करोगे क्या यार, ठीक है।
तो 2 दिन का सेमिनार है और टाइम बहुत ज़्यादा है उसमें, मतलब कि आप पूरे दिन में कभी भी उसको अटेंड कर सकते हो और अपने क्वारीज वगैरह वहाँ पे पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए भी आप खुद को रजिस्टर अनअकैडमी पे करवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।